हेलो फ्रेंड्स, देवी स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना, उसके सारे अधिवेशन और इससे रिलेटेड कई सारे वीडियोस जो है अपलोड किए जा चुके हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए हम लोग आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज के इस क्लास में दोस्तों हम लोग क्या पढ़ेंगे, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की शुरुआत की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जिस समय महात्मा गांधी यानी चंपारण सत्याग्रह कर रहे थे, चंपारण में आंदोलन कर रहे थे किसानों के लिए, जो तीन कठिया पद्धति का विरोध कर रहे थे, हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो उसी काल में जो है अनुसुईया बेन नाम की एक सामाजिक कार्यकर्ता रहती है जो उनके पास पत्र भेजती है और इस मजदूर यानी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के लिए उनको आमंत्रित करती है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि यानी जानने का प्रयास करते हैं कि कौन है अनुसुईया बेन, जो सामाजिक कार्यकर्ता रहती है, और क्या उनकी कोशिशें थी, क्यों उन्होंने जो है गांधी जी को आमंत्रित किया अहमदाबाद मजदूर आंदोलन के लिए। तो हम लोग इसी चीज को आज की इस क्लास में डीपली जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, जिस समय गांधी जी जो है चंपारण सत्याग्रह के दौरान यानी बिहार में रह रहे होते हैं, तो चूंकि अनुसुईया बेन उनको पत्र लिखती है और उनको यहाँ बुलाती है, यानी यहाँ आने के लिए आमंत्रित करती है। तो वहाँ आमंत्रित करने का कारण की अगर हम लोग बात करें तो अहमदाबाद जो है दोस्तों, यहाँ जो है टेक्सटाइल्स मिल मालिक और मजदूरों के बीच जो है यानी कि क्या कहते हैं, विवाद चल रहा था। तो ये विवाद का कारण क्या था दोस्तों, हम लोग इसको डीपली जानने का प्रयास करते हैं। तो वहां पे उस काल में क्या था दोस्तों, यानी 1917 का जो दौर था, 1917 में हमने क्या देखा था, चंपारण सत्याग्रह। राजकुमार शुक्ल, चंपारण सत्याग्रह, राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर बिहार गए गांधी जी और चंपारण सत्याग्रह वहां पर किया और यह विद्रोह जो है गांधी जी का सफल रहा। तो ये 1917 का दौर क्या होता है दोस्तों कि जो बॉम्बे प्रांत रहता है, बम्बई जो राज्य यानी महाराष्ट्र जो राज्य रहता है, तो महाराष्ट्र के बम्बई में जो है एक बीमारी फैलती है, आपका प्लेग। ये प्लेग बीमारी जब फैलती है दोस्तों, तो यह बीमारी धीरे धीरे जो है मुंबई से लेकर के जो यानी मुंबई में अपना जो है फैलती है इस तरह से कि धीरे धीरे अहमदाबाद तक जो है पहुंच जाती है। और अहमदाबाद में क्या होता है कि यह बीमारी धीरे धीरे यानी महामारी का रूप ले लेती है। और अहमदाबाद जो है दोस्तों उस काल में, ये जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद उस काल में क्या था दोस्तों कि व्यापारी केंद्र बन गया था, खास करके सूती वस्त्र उद्योग के लिए यह क्या था, प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। सूती वस्त्र के लिए यह क्यों जाना जाता था दोस्तों यह क्षेत्र, क्योंकि सूती वस्त्र का जो कच्चा माल होता है वो क्या होता है, कपास होता है, और कपास की उपज जो है बड़ी मात्रा में यहाँ अहमदाबाद में होती थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि यहाँ इस क्षेत्र को जो है विकसित किया, यानी व्यापारिक केंद्र के रूप में जो है इसका विकास कर दिया। तो धीरे धीरे जो है फैक्ट्रियां लगती चली गई वहाँ टेक्सटाइल्स मिल के रूप में। और जब एक दो फैक्ट्रियां लगती है तो धीरे धीरे जो वो फैक्ट्रियां जो है यानी उसी के थ्रू कई अनेक फैक्ट्रियां लगती चली गई और धीरे धीरे जो यह एक व्यापारिक हब के रूप में, यानी उस 1917 से पहले का काल के बारे में बता रही। तो उस समय ऐसी यानी ऐसी परिस्थितियां बनी कि अहमदाबाद जो है आपका एक व्यापारिक केंद्र के रूप में उभर करके सामने आया। और यह व्यापारिक केंद्र भी ज्यादातर सूती वस्त्रों के लिए जाना जाता था। तो यहाँ 1917 में जब ये प्लेग फैलता है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होता है कि मजदूर जो है यानी कि चूंकि गरीब तबके के लोग मजदूर थे, गरीबी वहाँ अधिक थी, और ये बीमारी के चपेट में जब वो आने लगते हैं तो वह अहमदाबाद छोड़ करके जो अपने गांव की ओर भागने लगते हैं। यानी ये बीमारी जो है शहरों तक ही थी उस टाइम तक, गांव तक नहीं फैली थी। जैसे अभी हम लोग कोरोना देख रहे, तो कोरोना का क्या है, कोरोना का प्रकोप अभी भी देखिए ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक भी मतलब बहुत कम संख्या में जो है लोग इससे प्रभावित होते हैं। तो उस टाइम भी जो शहरी क्षेत्र थे तो वहां पर ये प्लेग जो महामारी था वह फैल रहा था। तो वहां से मजदूर क्या कर रहे थे कि धीरे धीरे अपने गांव की ओर पलायन करने लगे।
जब मजदूर गांव की ओर पलायन करने लगे तो यहाँ मिल मजदूरों के लिए यानी मिल मालिकों के लिए मुश्किल होने लगी, क्योंकि मजदूर चले जाएंगे तो काम कौन करेंगे, काम नहीं होगा तो उनका मिल जो है, जो फैक्ट्रियां हैं वो बंद पड़ जाएंगी, तो वहाँ यानी उनका सारा काम धाम ठप पड़ जाएगा, उनका सारा व्यापार चौपट हो जाएगा। तो वहां पर मिल मालिक क्या करते हैं, मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए क्या करते हैं कि बोनस देने की व्यवस्था करते हैं, यानी मजदूरों को क्या करते हैं, बोनस का प्रलोभन देते हैं। तो जब ये बोनस की घोषणा करते हैं मिल मालिक, तो मजदूर क्या करते हैं, रुक जाते हैं, और मजदूर रुक जाते हैं, और कहा जाता है कि ये बोनस जो है उसके कुल वेतन का लगभग समझिए 80% तक जो है ये बोनस उनको दिया जाने लगा। तो मजदूर चूंकि गरीब थे ही, और गांव जाकर के भी क्या करते हैं, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, तो मजबूरी बस वो यहाँ इस बोनस के लालच में क्या करते हैं, काम करने लगते हैं। और ये महामारी का दौर भी चल रहा होता है, कहा जाता है कि लगभग 10% जो है, यानी लगभग 10% जनसंख्या जो उस बीमारी में जो है यानी खत्म हो गई थी। तो ये बीमारी जो है, ये महामारी इतना भयावह रूप ले रखी थी। तो इस 80% बोनस के लालच में क्या होता है, मजदूर रुक जाते हैं और मिल मालिकों का काम चल रहा होता है। फिर आता है आपका 1918, यानी ये 17 महामारी जो है यह 17 में आती है। अब हम लोग 1918 में आते हैं। तो 1918 में क्या होता है दोस्तों कि ये बीमारी यानी धीरे धीरे खत्म होने लगती है, यानी बहुत हद तक कम हो जाती है। और हम लोग जानते हैं कि 1914 से 1918 के बीच क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो यहाँ प्रथम विश्व युद्ध 18 में खत्म हो गया था। उस काल में यहाँ भारत में क्या हो गया था कि जो करों का बोझ भी है अधिक जनता पर पड़ने लगा। फिर महंगाई जो है वो अधिक हो गई, यानी सामान महंगे हो गए, जो रोजाना के इस्तेमाल वाली चीजें थी वो सारे कुछ महंगे हो गए। तो मजदूरों का क्या किया, मालिकों ने यहाँ पर, यानी महंगाई बढ़ गई है, करों का बोझ भी बढ़ गया है, और मालिकों ने क्या किया दोस्तों, इस बोनस को बंद कर दिया, बंद कर दिया। यानी ये जो बोनस के रूप में महामारी के टाइम में उन्हें दिया जा रहा था, इस बोनस को बंद कर दिया। तो यहाँ परिस्थितियां और बिगड़ी, क्योंकि यहाँ महंगाई बढ़ गई है, करों का बोझ बढ़ गया है, और इनकम क्या हो गया, बोनस खत्म होने से क्या हो गया, इनकम उनका कम हो गया। तो यहाँ मिल मालिकों और मजदूरों के बीच क्या होता है, तनातनी होता है, टकराव की स्थिति होती है। और मजदूर क्या करते हैं कि, यानी मजदूरों का कहना था कि आप हमें 50% बोनस दीजिए, जो हमारा मीन्स 80% जो सैलरी का मिल रहा है आप उतना मत दीजिए, आप हमको 50% दीजिए, या हमको 50% वेतन में वृद्धि कर दीजिए, या 50% हमको यानी आपको बोनस दीजिए। तो यहाँ मालिक बिल्कुल राजी नहीं होते हैं। तो यहाँ जब मालिक और मजदूर के बीच जब टकराव की स्थिति होती है, तो यहाँ पर मजदूर क्या करते हैं, हड़ताल पर चले जाते हैं। मजदूर कहाँ चले जाते हैं, तो हड़ताल पर चले जाते हैं। और जब हड़ताल पर चले जाते हैं मजदूर, तो यहाँ मालिक क्या करते हैं कि मालिक मुंबई से मजदूर बुलाते हैं और अपनी फैक्ट्रियों में काम करवाते हैं। तो यहाँ परिस्थितियाँ और बिगड़ती है, क्योंकि जो मजदूर तबके के लोग थे, जो लेबर थे, जो मजदूर थे, उन्हें 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। यहाँ मालिक उनको मनाते, उससे यानी मनाने के बदले क्या किया, उन्होंने अलग मजदूर की व्यवस्था कर ली। तो यहाँ मजदूर बेहाल परेशान हो जाते हैं। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता रहती है, अनुसुईया बहन, इसको मिटाते हैं। ये अनुसुईया बहन क्या रहती है दोस्तों, एक सामाजिक कार्यकर्ता रहती है, अनुसुईया बहन। यह क्या रहती है, एक सामाजिक कार्यकर्ता रहती है, सामाजिक कार्यकर्ता। ये अनुसुईया बहन के पास ये मजदूर जाते हैं। तो जब अनुसुईया बहन के पास मजदूर जाते हैं, और ये अनुसुईया बहन जो रहती है दोस्तों, ये जो मजदूर लोग रहते हैं इनके लिए एक रात्रि में पाठशाला भी चलाती है, यानी इनको पढ़ाने का काम वो रात्रि में करती थी, एक पाठशाला के माध्यम से। तो जब ये मजदूर उनके पास जाते हैं, तो अनुसुईया बहन उनकी मदद के लिए रेडी हो जाते हैं। और अनुसुईया बहन जो मदद के लिए उनकी रेडी होते हैं, उनके एक भाई रहते हैं आपका अम्बालाल साराभाई, अम्बालाल
साराभाई। तो ये अंबालाल साराभाई जो रहते हैं दोस्तों, ये मिल मजदूर एसोसिएशन, यानी जो मिल मालिक सब रहते हैं उनका एक एसोसिएशन होता है, उसके ये क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। और ये अंबालाल साराभाई की बहन रहती है आपकी अनुसुईया बहन, यानी ये भाई बहन रहते हैं। अनुसुईया बहन तो क्या होते हैं दोस्तों, मजदूरों के पक्ष में रहती है। और आपके अंबालाल साराभाई चूंकि मिल मालिकों के तरफ से होते हैं, तो जाहिर सी बात है वे विपक्ष में, यानी दोनों भाई बहन क्या होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। ये मजदूरों के हक के लिए बात करती है, और अंबालाल साराभाई जो है मिल मजदूरों के यानी मिल मालिकों के हक की और बात करते हैं। यहाँ अंबालाल साराभाई और गांधी जी जो है एक मित्र के रूप में पहले से इन दोनों में मित्रता रहती है। गांधी जी में इनकी मित्रता इस प्रकार रहती है दोस्तों कि जो साबरमती आश्रम गांधी जी भारत आते हैं आपका 9 जनवरी 1915 को, तो उन्होंने साबरमती आश्रम की गुजरात में जो स्थापना की, उसमें आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मदद अंबालाल साराभाई के द्वारा किया जाता है। तो ये दोनों भी मित्र रहते हैं, और अनुसुईया बहन भी कहीं ना कहीं गांधी जी की शिष्यता जो है ग्रहण कर रखी होती। तो यहाँ जब अनुसुईया बहन जो है मजदूरों की मदद के लिए रेडी होती है, तो वो काफ़ी टाइम जो है वो अकेली ही कोशिश करती है, यानी मिल मालिकों को समझाने का प्रयास करती है, उनसे अनुरोध करती है, रिक्वेस्ट करती है, फिर भी वो मानते नहीं है। उसके बाद ये एक अखबार भी चलाती है दोस्तों, दैनिक का संपादन भी करती है। तो इस दैनिक अखबार के थ्रू क्या होता है कि वो मजदूरों के हक की बात करती है, यानी उनके हक के लिए जो है लोगों को जागरूक करने का प्रयास करती है दैनिक के थ्रू। और अकेले भी यानी मजदूरों के हक के लिए लड़ती है, कोशिश करती है, मिल मालिकों से रिक्वेस्ट करती है, लेकिन यहाँ परिस्थितियाँ सुधरती नहीं है। तो लास्ट में क्या करती है अनुसुईया बहन, गांधी जी को आमंत्रित करती है, जो कि गांधी जी चंपारण में उस टाइम थे। तो गांधी जी वहाँ चंपारण सत्याग्रह में सफलता प्राप्त करने के बाद यहाँ अहमदाबाद आते हैं और अनुसुईया बहन का साथ देते हैं। मिल जो मजदूर रहते हैं उनसे भी बात करते हैं, और उनके सामने 3-4 शर्तें रखते हैं। एक तो रखते हैं आपका, यानी उनको उनकी मदद के लिए गांधी जी रेडी होते हैं, लेकिन वो उनकी पहली शर्त रहती है मजदूरों से कि कोई भी गैर कानूनी कार्य मजदूरों के द्वारा कार्य नहीं होना चाहिए, यानी मजदूरों के द्वारा कोई भी गैर कानूनी कार्य नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमेशा अहिंसा से कार्य करना है। तीसरा रहता है आपका हमेशा अडिग रहना, चौथा रहता है आपका एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना, एक दूसरे के साथ रहना। यानी गांधी जी जो है इस आंदोलन में शामिल होने से पहले मजदूरों के सामने 4 शर्तें रखते हैं। एक की गैर कानूनी कार्य कभी नहीं उनके द्वारा किया जाएगा, यानी मजदूर जो है किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्य में संलग्न नहीं होगा, उनके द्वारा कोई भी गैर कानूनी कार्य नहीं किया जाएगा। दूसरी वो शर्त रखते हैं कि अहिंसा से कार्य करना है, यानी जो भी उनकी कार्य नीतियाँ होंगी, जो भी उनके द्वारा कार्य किए जाएंगे, जो भी उनके द्वारा आंदोलन के थ्रू जो भी कार्य होंगे, वो सारा क्या होगा, अहिंसा से प्रेरित होंगे। हिंसा का कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जो भी कार्य होंगे वो अहिंसा से किए जाएंगे, यानी अहिंसा के ऊपर जोर दिया गया गांधी जी के द्वारा मजदूरों के ऊपर। तीसरा है हमेशा अडिग रहना, यानी हमेशा अडिग रहना है, किसी के आगे झुकना नहीं है। किसी के आगे मीन्स मिल मालिकों के आगे झुकना नहीं, ऐसा नहीं कि परिस्थितियों से घबरा करके आप जो है मिल मालिकों के आगे जो है घुटने टेक दें। चौथा था एक दूसरे के साथ रहना, यानी हमेशा जो है जो मजदूर भाई है सब एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिला करके जो है इस आंदोलन में, इस हड़ताल में शामिल होंगे। तो ये 4 शर्त रखते हैं गांधी जी मजदूरों के सामने, और फिर यहाँ जो है वह
मिल मालिकों से बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो मिल मालिकों से जब बात होती है गांधी जी की, तो गांधी जी सारी परिस्थितियों से, यानी मजदूरों की किस प्रकार की परिस्थितियां हैं, इन सारी परिस्थितियों से मालिकों को जो अवगत कराते हैं, और सारी परिस्थितियों से यानी मजदूरों की जो स्थिति रहती है, उनकी क्या डिमांड है, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उन सारा चीज़ पर डिस्कशन करते हैं और उनको बताते हैं। तो यहाँ मिल मालिक क्या करते हैं, यानी गांधी जी मजदूरों के तरफ से क्या करते हैं, 50% वेतन वृद्धि की जो है मांग करते हैं, और मिल मालिक जो है क्या करते हैं दोस्तों, तो 20% देने के लिए वो रेडी होते हैं। तो यहाँ बात नहीं बनती है, यह मीटिंग जो होती है वह यानी कि सफल नहीं हो पाती है, क्योंकि 20% पर मजदूर रेडी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि जो मिल मालिक और मजदूर जो है यहाँ पर यानी अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। गांधी जी फिर से जो हड़ताल में, यानी जो मजदूरों की हड़ताल चल रही थी वह आगे चलती ही जाती। धीरे धीरे क्या होता है, परिस्थितियाँ बिगड़ने लगती, नहीं क्योंकि मजदूर जो है गरीब तबके के रहते हैं, उनके पास उपार्जन का कोई सोर्स नहीं रहता है, इनकम का कोई सोर्स नहीं रहता है, तो मजदूर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। तो गांधी जी यहाँ उनकी स्थिति को समझते हैं और वह क्या करते हैं, आमरण अनशन की शुरुआत करते हैं। यानी आपकी भूख हड़ताल, यानी भूख हड़ताल गांधी जी करते हैं। आपका भारत में जो है इनकी यानी पहली भूख हड़ताल भारत में या अहमदाबाद में वह करते हैं 1918 में, और इस यानी मजदूरों के साथ वह क्या करते हैं, भूख हड़ताल पर चले जाते हैं। तो यहाँ मिल मालिकों को क्या होता है कि उनकी यानी उनसे बात करनी पड़ती है, उनके आगे झुकना पड़ता है, और एक कमेटी गठित की जाती है आपका जिला कमिश्नर की अध्यक्षता में, जिसमें कि यानी एक कमेटी गठित की जाती है जो कि 6 सदस्यीय कमेटी रहती है दोस्तों। 6 सदस्यीय कमेटी रहती है, जिसमें 3 तो आपका मिल मालिक रहते हैं, जिसमें 3 मिल मालिक और 3 जो रहते हैं कौन रहते हैं, तो मजदूरों के तरफ से। मजदूरों की तरफ से कौन रहते हैं दोस्तों, तो एक तो आपके हो गए गांधी जी, दूसरे आपके वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तीसरे एक शंकर लाल बैंकर। ये मजदूरों के तरफ से 3 लोग रहते हैं, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और शंकर लाल बैंकर मजदूरों के तरफ से रहते हैं, और 3 जो है मिल मालिकों के तरफ से रहते हैं। तो इस कमेटी के थ्रू क्या होता है दोस्तों, मजदूरों को हित, उनकी जरूरतें, उनकी मांग के अनुसार जो है यानी उस पर मंथन किया जाता है, विचार किया जाता है। और यहाँ ये जो मजदूरों के तरफ से जो ये 20% का मांग किया गया था, इस और जो मालिक जो है मजदूर जो 50% की मांग किए थे, और मिल मालिक जो 20% देने के लिए राजी हुए थे, तो यहाँ इन दोनों के बीच का रास्ता निकाला जाता है। 35% का क्या होता है दोस्तों, वेतन वृद्धि पर जो है मिल मालिक रेडी होते हैं। तो 35% वेतन वृद्धि के साथ क्या होता है, यह हड़ताल खत्म होता है। इस तरह गांधी जी की जीत होती है आपका अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में। यानी मिल जो आंदोलन मालिकों के खिलाफ जो गांधी जी उतरते हैं मजदूरों के पक्ष में, तो यहाँ भी उनको जीत मिलती। जिस तरह चंपारण में उन्होंने जीत हासिल की, उसी तरह यह उनका भारत में दूसरा विद्रोह रहता है, और यह विद्रोह या आंदोलन भी उनका सफल रहता है। तो इस तरह से गांधी जी जो है इन मिल मालिकों और मजदूरों के बीच मध्यस्थता करके इनकी प्रॉब्लम, इनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। तो दोस्तों, जो भी ये अहमदाबाद मजदूर आंदोलन से संबंधित जो भी तथ्य थे, जो भी टॉपिक थे, मैंने सारा कुछ बता दिया। इससे बाहर आपका कोई प्रश्न नहीं आएगा। आप इससे संबंधित बुक लीजिए और कोई भी बुक उठा करके पढ़िए, आपको सारा मैटर समझ में आ जाएगा। अगली क्लास में हम लोग खेरा सत्याग्रह के बारे में जानेंगे। तब तक देव स्टडी से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।